दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नया वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है और साल के शुरुआत में ही अगर हम पूरे 12 महीनों का फ़ायदा लेना चाहते हैं, विचार करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, चाहे वो निवेश की योजना हो या आयकर से संबंधित, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले से ही विचार करके पर्याप्त समय में शांत दिमाग से ये सब तैयार कर लेना चाहिए। तो इसी विषय पर आज बात करते हैं, आयकर और निवेश। किस तरह से आयकर और निवेश का एक सामंजस्य होता है और अगर आप इनका दोनों का तालमेल बिठाना चाहें, क्योंकि टैक्स सेविंग स्कीम जो होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं एक इन्वेस्टर्स के लिए। तो आइए इसी विषय पर आज हम बात करते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम से टेलीफोन के माध्यम से। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और STD कोड है 0755। टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-233-0040। और आइए अब आपका परिचय कराते हैं हमारे विशेषज्ञों से। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री राजीव कुमार गुप्ता जी। नमस्कार। राजीव गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। रिटायर्ड GM हैं बैंक ऑफ इंडिया से और हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में आज स्टूडियो में हैं श्री BM पांडे जी। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आयकर से संबंधित जानकारी आप पांडे जी से ले सकते हैं और निवेश की योजना से संबंधित आपको जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। राजीव कुमार गुप्ता जी आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। शुरू करते हैं। राजीव गुप्ता जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि अभी साल शुरू हुआ है, पहला महीना ही चल रहा है और अभी पर्याप्त समय है हमारे पास, 12 महीने पूरे हैं। तो किस तरह से आयकर से संबंधित जो टैक्स सेविंग योजनाएं हैं उनके मद्देनज़र हम प्लान कर सकते हैं? ये देखिए टैक्स सेविंग स्कीम्स जो होती हैं, टैक्स से रिलेटेड जो स्कीम है वो दो तरह की स्कीम है। एक स्कीम वो स्कीम है जिस स्कीम के तहत हमें आयकर से छूट मिलती है और वो स्कीम जो है ना सिर्फ ओल्ड रिजीम के अंदर है, न्यू रिजीम में इसका कोई भी लाभ नहीं है। तो सबसे पहला तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहेंगे या न्यू रिजीम में जाना चाहेंगे। क्या आप निवेश करने को तैयार हैं तो आप ओल्ड रिजीम में रहिए, अगर आप निवेश नहीं करने को तैयार हो पा रहे हैं तो आपको न्यू रिजीम में चला जाना चाहिए और कर सकते हैं तो ओल्ड रिजीम में रहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि निवेश जो है ना, ज़रूरी नहीं कि टैक्स रिबेट जहाँ जिन स्कीम में मिलता है उसी के लिए निवेश करें। निवेश उन स्कीम में भी आप कर सकते हैं जिनमें निवेश करके उसके ऊपर मिलने वाले लाभ जो है ना वो उसके ऊपर आयकर नहीं लगता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को सोचते हुए पहले ये प्लानिंग करनी ज़रूरी है। साथ में आपको ये भी प्लानिंग देखना ज़रूरी है कि आपका एस्टिमेटेड इनकम कितनी होने वाली है और आपके पास कितना पर्याप्त बचत होगी जिसमें से आप निवेश कर सकेंगे। जी गुप्ता जी। BM पांडे साहब, टैक्स सेविंग की जो स्कीम है, पहली बात तो आप ये बताएं कि टैक्स सेविंग के क्या क्या प्रावधान आयकर अधिनियम में है, कहाँ कहाँ टैक्स सेविंग हो सकती है, किस तरह से उसका बेनिफिट लिया जाएगा? देखिए, एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उसका जो प्रावधान है वो 80C से लेकर 80U तक है और कई सारे प्रावधान हैं जो मैं इस माध्यम से आपका डिस्कस करूँगा। पहले अपन ये समझते कि 80C से 80U में एक छोटा सा अगर ब्रीफ डिस्कशन करें तो क्या क्या है उस पर बात करें तो 80C से 80CCD तक आपको 1.5 लाख का छूट मिल जाता है। फिर 80CCD सब सेक्शन 1B, अगर एम्प्लॉय कोई NPS खाता खोल रखा है उसमें अगर अपना पैसा बचा रहा है तो उसको एडिशनल 50,000 रुपये का छूट मिल जाता है। फिर आता है 80CCD सब सेक्शन 2, इसमें अगर एम्प्लॉयर NPS खाते में पैसा डाल रहा है तो जितना रुपए वो डाल रहा है उसकी वो छूट मिल जाता है। लेकिन इसमें एक मज़े वाली बात यह है कि वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी का पार्ट होना चाहिए। जी पांडे जी, कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। विजय कुमार जी हैं भोपाल से। हेलो सर, मेरा सवाल ये है जी कि इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने के दो रिजीम है, ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम। बिल्कुल। तो न्यू स्कीम के परिप्रेक्ष्य में जी इन्वेस्टमेंट कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है और क्या टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है या नहीं? जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद। देखिए, नए स्कीम और ओल्ड स्कीम में फ़र्क यही है कि टैक्स में रिबेट
तो रिबेट नहीं मिल रही है नई स्कीम में, लेकिन ओल्ड स्कीम में मिल रही है। कारण उसका क्या है कि एक उम्र के बाद कई बार होता है कि 60 साल का जो लोग होते हैं उसके बाद उनको इन्वेस्टमेंट करने के एवेन्यूज़ नहीं होते उनके लिए पास, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। उनके लिए सरकार ने उनकी जो लिमिट है इतनी ज़्यादा कर रखी है कि उसमें ज़्यादातर लोग जो टैक्स जो पेंशन जिनको मिलती है वो उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन जो निवेश है ना वो ख़त्म नहीं होता। यदि वो निवेश करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे निवेश हैं जिसमें वो करके अपनी आय को सीमित कर सकते हैं नए रिजिम के अंदर भी। जैसे जिन भी स्कीम्स के अंदर लाइक पीपीएफ में जो भी उनका अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर जो ब्याज मिलना है वो टैक्स फ्री है। इसके अलावा अगर वो शेयर के अंदर ख़रीद बेच करते हैं और उस पर कुछ इनकम कमाते हैं तो 1 लाख रुपए तक उनका इनकम जो है ना वो टैक्स फ्री होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निवेश की है, वो उसमें आयकर को देखते ही आप निवेश कर रहे हो आप। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि छूट आपको उसमें नहीं मिलती है, मतलब जो 80C के अंदर होती है या 80CC वगैरह में होती है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एक जनरल कन्फ्यूज़न है आज के डेट में कि ओल्ड टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करें या न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करें। तो पहले हम लोग ये मन से समझे कि ये सरकार लेकर आई क्यों, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर क्यों आई। कई सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट से आज भी उनको पता नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट से उनको छूट मिलती है। तो सरकार उनके लिए टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक न्यू टैक्स रिजीम का कंसेप्ट लेके आई जिसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। कोई भी आप जो 80C से 80U का जो डिडक्शन में बता रहा था उस पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता। आपकी जो इनकम कैलकुलेट होती है उस इनकम पे एक प्रतिशत है, एक स्लैब है जो पूरा अप्लाई हो जाता है। मतलब आपको जो और ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो पहले लोग क्या करते थे, जो पहले के लोग हैं आज से 10 साल 20 साल पहले से जो अपने सैलरी पेशे या वाले लोग हैं वो हर चीज़ प्लान करके चल रहे हैं। बिल्कुल, हर चीज़ प्लान करके चल रहे हैं। वो अपना घर खरीद रहे हैं, चीज़ें बढ़िया, उनको सेक्शंस के बारे में भी पता है, वो रिबेट भी ले रहे हैं। तो उनके लिए वो ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है। लेकिन विजय कुमार जी का जो क्वेश्चन ये था कि निवेश की बात कर रहे हैं कि हम है ना फिर न्यू रिजीम में क्या निवेश करेंगे। तो उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम में न्यू टैक्स रिजीम में आप निवेश कुछ भी करें उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको निवेश ऐसा निवेश करें जिसके ऊपर मिलने वाली इनकम पे आपको टैक्स कम लगे या नहीं लगे। चलिए, दोनों रिजीम जो है ओल्ड और न्यू वो अपनी अपनी जो परिस्थिति के अनुसार आप चूज कर सकते हैं, निवेश उसमें करने से के लिए कर सकते हैं, है ना। और मेरे ख्याल से सैलरीड जो एम्प्लॉई हैं वो उनको दोनों में से किसी को भी कभी भी आ सकते हैं, उसमें कभी भी स्विच कर सकते हैं। और ये क्या जो व्यापारी वर्ग है या बिजनेसमैन क्लास से हैं वो क्या इसको चेंज कर सकते हैं या वन टाइम ही उनके लिए रहेगा? वो अगर एक बार न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट किया तो वो पूरे अब साल जो अगला नेक्स्ट कमिंग सेशंस है, ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, उसमें वो न्यू टैक्स रिजीम को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स और रिजीम फिर नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें भी न्यू टैक्स सेम मतलब एक ही बार उसको स्विच करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो उसी में स्थिर हो जाएगा। इवन सैलरीड के लिए भी आपको साल के शुरुआत में आपको एक डिक्लेरेशन देना जरूरी है अपने एम्प्लॉयर को, अपने ना एम्प्लॉयर को कि मेरे को ओल्ड में रहना है या न्यू में रहना है। अच्छा, वो आपको देना पड़ता है अप्रैल के महीने में। हाँ, वो जो फॉर्म एक होता है जिसमें फॉर्म 16 के लिए जब हम लोग पहले दिन जब प्लानिंग करते हैं तो पहले दिन एम्प्लॉयर को आपको इंटीमेट करना पड़ता है। अच्छा, कि उसके लिए एक फॉर्म भी बनाया इन्होंने, फॉर्म भी बनाया। वो फॉर्म के तहत वो है कि आपको अटैच करना पड़ता है सारे इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ती है। अच्छा, बीएम पांडे जी आप बता रहे थे इंडिविजुअल डिडक्शन के बारे में। जी सर, तो मैं ये कह रहा था सर कि 80C से 80CCD तक आपको 1.5 लाख का डिडक्शन है। हाँ जी, 80CCD सब सेक्शन 1B अगर पैसा एम्प्लॉय एनपीएस खाते में डाल रहा है तो उसको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन है। अच्छा, और 80CCD सब सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो अगर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के खाते में मतलब एनपीएस खाते में अगर पैसा डाल रहा है तो वो जितना पैसा वो डाल रहा है वो सारी डिडक्शन है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है 80D को अगर ध्यान से देखें तो D स्टैंड फॉर डॉक्टर को अगर आप कह सकते हैं
तो डी में ऐसा है कि 25,000 तक इंश्योरेंस प्रीमियम, और अगर आप खर्च करते हैं तो 50,000 रुपये तक आप डिडक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है 80DD। DD मतलब होता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप या जो टैक्स पेयर है या उसके कोई रिलेटिव, हाँ। अगर जो क्लोज रिलेटिव है वो अगर मान लीजिए किसी तरह के डिसेबिलिटी से है, अगर 80% डिसेबिलिटी से परेशान है तो 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। और अगर वो 80% से नीचे डिसेबिलिटी में आते हैं तो 75,000 का डिडक्शन ये मिलता है ब्लड रिलेशन के अंदर ब्लड रिलेशन के अंदर। लेकिन आप जो 80D की बात कर रहे थे इंश्योरेंस प्रीमियम की कि 25,000 तक ही है, लेकिन वो 60 इयर्स के ऊपर के लिए शायद 50,000 है, if I'm not wrong। हाँ नहीं, वो 60 इयर्स के ऊपर वालों 60 के इयर्स लिए। के, yes, जी। 60 जो years के ऊपर। 60 इयर्स तक है वो उसका 25,000 उसके ऊपर पैकेज है। 50। राजीव गुप्ता जी, ये हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म हैं, कौन कौन से विकल्प मिलते हैं जहां पर इनकम टैक्स में डिडक्शन की लाभ मिल सकता है? सबसे पहले मैं बैंकिंग के अंदर जो अवेलेबल है उसके बारे में बात करूंगा। हाँ जी। बैंकिंग में एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होता है जी। जिसके अंतर्गत आप उसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का, और उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C के अंदर उसका आपको 1.5 लाख तक आपको उसका बेनिफिट मिलता है रिबेट का। अगेन ना ओल्ड स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो भी है ना बैंकों में अवेलेबल है। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप जमा करते हैं उसमें भी 1.5 लाख तक की लिमिट के अंदर आपको 80C के अंदर रिबेट मिलता है। उसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें भी अगर आप करते हैं तो उसमें भी 1.5 लाख तक आपको रिबेट मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि PPF में जो इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा टोटली टैक्स फ्री है। उसके अलावा सीनियर सिटीज़न स्कीम भी है, एक बैंकों में अवेलेबल है, बैंकों में भी अवेलेबल है। उसमें भी आपको 1.5 लाख तक अगर आप जमा करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पर 80C के अंदर रिबेट मिलता है, परंतु उस पर ब्याज के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारी स्कीम और भी हैं जो बाहर भी आई है, जैसे एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड में आप जो भी जमा करते हैं वो भी 80C में, जैसे बताया उन्होंने, और काफ़ी स्कीम्स हैं उसके अलावा। जी। BM पांडे जी, इनकम टैक्स प्लानिंग अगर की जाए शुरू से तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शन उसको लेना चाहिए, और आयकर बचाने के लिए लीगली क्या क्या उसके पास अपने विकल्प होते हैं? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक टैक्स प्लानिंग और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल। ये दोनों ही अलग अलग नहीं है। मेरे को एक चीज़ पर्सनली एक बात लगता है कि अगर आप टैक्स को प्लान करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं जी, तो वो आपको टैक्स में एक तो आपके टैक्सेस के बर्डन को रिड्यूस करेगा, दूसरा कहीं ना कहीं आपके एसेट को क्रिएट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारा जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा तो मिलता नहीं। तो कुछ लोगों का मैं जब फाइलिंग करके देखता हूं तो उसमें 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए डाल रखे हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मेरे को पर्सनली लगता है कि आप जो 1.5 लाख रुपए का अगर लिमिट है और आप मैक्सिमम जा सकते हैं तो 2 लाख जा सकते हैं। जो सरकारी कर्मचारी है उसके लिए 2 लाख तक है। तो 2 लाख ऐसे है कि 1.5 लाख रुपए 80CC से 80CCD तक का 1.5 लाख मिल जाता है और NPS का 50,000 मिल जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 लाख तक आपका लिमिट है। 2 लाख के ऊपर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो वो तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो उस फंड को आप कहीं और जगह पर डाइवर्ट करें। जैसे कई लोग होम लोन ले लें, होम लोन पे अच्छे वो है 2 लाख तक का और छूट मिल अमित जाता है। खन्ना जी टेलीफोन लाइन पर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, भोपाल से हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल वित्तीय विशेषज्ञ महोदय से था जी। कि अगर कोई सीनियर सिटीजन हाँ। कोई प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और वो पूरा पैसा बैंक में क्रेडिट होता है, तो क्या कुछ अलग प्रकार का अकाउंट ओपन होता है कि जिससे प्रॉपर्टी गेन टैक्स में उनको वो राशि कैलकुलेट होगी जी। या नहीं, इस विषय में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल है, बैंक के अंदर है स्कीम, लेकिन उस स्कीम के अंदर ऐसा है कि आपको 2 साल में दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो फ़ायदा है। लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहते हैं 2 साल के अंदर, तो वो स्कीम आपके लिए अच्छी नहीं है। फिर आपको कैपिटल गेन बॉन्ड्स आते हैं मार्केट में, वो लेने चाहिए जो 5 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर होते हैं, और वो उसको लेने के बाद जब 5 साल बाद वो जो भी पैसा आपको 50 लाख तक का होता है वो आपको मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है।
उसके अलावा मैं सीनियर सिटीज़न को तो मैं ये कहूँगा, अगर वो 60 साल से ऊपर का है, यदि उसको मकान बेचना है, अगर उस मकान में वो रह रहा है, तो बेचने के बजाय यदि वो रिवर्स मॉर्टगेज लोन ले ले तो उसके लिए बेटर है, क्योंकि जो भी पैसा वो लेगा रिवर्स मॉर्टगेज में उसको मिलेगा बैंक से रिवर्स मॉर्टगेज लोन के रूप में, वो एक तो टैक्स फ्री होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो उसको सारी हैसल्स भी नहीं रहेंगी। कुछ चाहे तो वो अगर उसको रेगुलर इनकम चाहिए तो रेगुलर इनकम में ले सकता है, लमसम में चाहिए लमसम में ले सकता है। आई थिंक वो उसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है गुप्ता जी? रिवर्स मॉर्टगेज कराने के लिए बैंक से किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं? देखिए, रिवर्स मॉर्टगेज की 3 चीज़ें ज़रूरी है उसमें। पहली चीज़ तो ये, जो मकान है जी, वो उसके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए, वो आपके नाम से होना चाहिए। और तीसरा ये है कि आप उस मकान के अंदर रहते हो। ये नहीं कि आपने मकान किसी को किराए पे दे दिया और फिर क्या रिवर्स मॉर्टगेज ले लो, वो नहीं पॉसिबल होता। उसके बाद आपको जो जिस तरह से मॉर्टगेज के अंदर प्रॉपर्टी को रख कर के लोन दिया जाता है, उसी तरह रिवर्स मॉर्टगेज में बैंक आपको आप तो उसको तो मकान तो खरीदने के लिए आपको मॉर्टगेज पे देते हैं और उसके लिए मकान खरीद कर प्रॉपर्टी लाते हैं, या प्रॉपर्टी आपको रख कर के अपने पास और वो आपको लोन देते हैं। तो उसमें ना वही डॉक्यूमेंट सेम होते हैं जो कि आपके हाउसिंग लोन के अंदर होते हैं। नंबर 2 ये भी है, इस रिवर्स मॉर्टगेज में एक चीज़ और भी है, इसके अंदर जो होता है नॉमिनी, जो होता है ना, आपकी मकान के लिए जिसका नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका भी नाम उसमें एंटर रहता है। यदि आपकी डेथ होने तक आपका वो रिवर्स मॉर्टगेज अकाउंट चलता रहता है, और यदि उसमें बैलेंस रह जाता है, पेमेंट आपको करनी नहीं है, रिपेमेंट आप करेंगे भी नहीं, तो आपको अगर किसी को बंद करना है और प्रॉपर्टी चाहिए तो वो आपका जो लीगल हायर है वो पैसा उसके अंदर अकाउंट में जमा करके और प्रॉपर्टी ले सकता है। जी, तो सेफ भी है जी। इसके साथ एक छोटा सा पार्ट और ऐड करूंगा मैं, कि एक तो ये कि लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये जो खाता आप बोल रहे थे उसको कहते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इसके तहत खाता खुलता है और इसमें पैसा तब डालना जरूरी है जब रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब जिस दिन आपका रिटर्न फाइल हो रहा है उससे पहले तक अगर आप उस प्रॉपर्टी को 2 साल, अगर उस प्रॉपर्टी को दूसरे प्रॉपर्टी में निवेश नहीं किए हैं, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालकर आपके पास 2 साल का टाइम होता है कि 2 साल तक आप उस प्रॉपर्टी को, नई प्रॉपर्टी को आप खरीद सकते हैं। वो बैंक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बैंक की बात। दूसरी चीज ये है कि 3 साल का आपको टाइम और दिया जाता है अगर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी ना खरीद के अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उस केस में आपको 3 साल का टाइम दिया। इसमें एक मजे की बात यह है जो अभी इस बार से सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो ये कि कैपिटल गेन हो रहा है अगर किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचकर और आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मान लीजिए आपको कैपिटल गेन हुआ है 2 करोड़ के नीचे, तो उस केस में सरकार कहती कि आप उस केस में उस पैसे को 2 प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। जी, 2 प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कैपिटल गेन हुआ है 2 करोड़ से ज्यादा का, तो उस केस में आप सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं होल लाइफ। सवाल ये आता है मन में कि आपने कैपिटल गेन अकाउंट खोला, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ही आपको तैयार खड़ी करना है नई, तो वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल या भूमि कैसी भी हो सकती है, या सिर्फ मकान के बदले मकान ही आपको आवासीय बनाना होगा? ये इसको ऐसे समझिए, जमीन बेच के घर खरीद सकते हैं, घर बेच के घर खरीद सकते हैं, घर बेच के जमीन नहीं खरीद सकते। मतलब मेन चीज़ है कि आपने जो भी कैपिटल गेन हो उसको आपको रेजिडेंशियल पर्पस की प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है, और यदि आप उस समय तक नहीं करेंगे तो ये पूरी टैक्सेबल हो जाता है अमाउंट। इसीलिए अगर कोई प्लॉट खरीदना चाहे तो वो नहीं कर सकते। हाँ, प्लॉट खरीद ले, उस पे फिर घर बना ले, 3 साल का टाइम रहता है। अच्छा, वो 3 साल और घर बना ले, कोई एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना पाता हूँ, जो भी पैसा आप इसको जमीन खरीदने, मकान बनाने के लिए जो भी आप लेंगे, वो बाकायदा बैंक के अंदर एक फॉर्म भर के आप देंगे हर एक स्टेज पर, और वो पूरा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ही जमा हो जाता है पूरा पैसा उसमें और उस पैसे से ही आप सारा इन्वेस्टमेंट और है ना, वो बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म भी होता है, तो इसलिए ना वो बहुत, अगर आप बिल्कुल है ना, आप सब कुछ ठीक ठाक तरह से चले तभी ठीक रहता है। अदरवाइज ना, अगर आप 50 लाख तक कैपिटल बॉन्ड ले लें तो 5 साल बाद फ्री है। इसमें एक चीज और भी मजे वाली बात यह है कि इसमें 2 पैसा आता है आपके पास, एक प्रिंसिपल अमाउंट आता है और एक कैपिटल गेन वाला। तो सिर्फ कैपिटल गेन का पैसा आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालें,
जो प्रिंसिपल वाला उससे आप प्रॉपर्टी खरीद लो, उससे कोई आपको अच्छा, उस पर उससे। कोई दिक्कत नहीं है। जी। उसमें 50 कोई लाख तक, problem लेकिन आप कैपिटल बॉन्ड है ना 50 लाख तक का ही खरीद सकते हो, उससे नहीं, ज़्यादा का बॉन्ड की बात नहीं कर रहा सर, कि कैपिटल गेन खाते में जो पैसा आप डाल रहे हैं वो कैपिटल गेन ही चलिए, होना चाहिए। राजीव गुप्ता जी, आपने रिवर्स मॉर्गेज की अभी बात बताई है, तो रिवर्स मॉर्गेज क्या, जैसे मकान के बदले, फिर यहाँ भी वही सवाल आता है, अगर कोई भूमि या प्लॉट खरीदना चाहे या एग्रीकल्चरल लैंड भी अगर उसके पास है तो उसको भी रिवर्स मॉर्गेज की कराया जा सकता है? रेजिडेंशियल, मैंने आपको पहले बताया कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ओनर रहना चाहिए, तभी उसको रिवर्स मॉर्गेज मिलता है। ज़मीन के लिए नहीं मिलेगा कि ज़मीन आपकी कोई ज़मीन खेत है तो उस पर नहीं है वो बिल्डिंग्स के लिए ही है नहीं। सिर्फ। जी, पांडे जी, कैपिटल गेन के बारे में आप और बताना चाह रहे थे कि स्कीम किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है या क्यों खुलवाना चाहिए कैपिटल गेन, या तो अकाउंट खुलवाएं या फिर अगर बॉन्ड लेना चाहे वो, तो दोनों में से बेटर क्या रहेगा उसके लिए? बेटर तो सर मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर कोई आदमी आम तौर पे प्रॉपर्टी अगर बेचता है तो वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करता है, और ये बात अलग हो सकता है कि उसको टाइम लग रहा है सिलेक्शन करने में कि प्रॉपर्टी कहाँ ले कि नहीं ले, किस वो में ले, तो उस केस में उसको अपना पैसा रिटर्न ऑफ इनकम तक अगर आपको लग रहा है कि हम वो प्रॉपर्टी का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खुलवाइए, उसमें पैसा डाल दीजिए, उसमें आपको 2 साल 3 साल की जो अवेलेबिलिटी जो एग्जम्पशन है वो मिल जाता है। अच्छा, तो इन बातों को ध्यान रखें। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर इससे अगर कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड पे भी आपको छूट रहता है, लेकिन वो 50 लाख तक ही वो रहता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा क्लॉज ये है कि आज के रेट में मजे वाली बात ये है कि जो लोग ये सोच रहे थे ना कि 10 करोड़ की घर है उसको बेच के हम मान लीजिए 12-15 करोड़ रुपए आए उसके पास, 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, एक एग्जाम्पल ले रहा है, तो 5 करोड़ का कैपिटल गेन में अब वो क्लेम नहीं कर पाएगा, सिर्फ पूरे साल भर में 2 करोड़ तक ही कैपिटल गेन का एग्जम्पशन उसको मिल पाएगा। उन्होंने, सरकार ने इस बार ने कैप जनरेट कर दिया है 2 करोड़ तक का। अच्छा, हाँ, अच्छा। पूरे होल टाइम में आप 2 प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं उस पैसे से। जी, राजीव गुप्ता जी, निवेश के लिए और क्या आप अभी सलाह देना चाहेंगे कि करंट सिनेरियो को हम अगर देखें तो अभी निवेशकों को कहाँ रहना चाहिए, अपने निर्णय को कहाँ, किस बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए? देखिए, आज की डेट में कैपिटल मार्केट जो ना बड़े बूम पर है, और क्या नाम, म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, और इन दोनों चीज़ों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 लाख रुपए तक जो आपकी इनकम होती है वो टोटली टैक्स फ्री होती है। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि यदि आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और या बिगिनर हैं आप, तो आपको चाहिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड भी 3 तरह के होते हैं, डेप्ट फंड होता है, बैलेंस फंड होता है, इक्विटी फंड होता है। इक्विटी फंड में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है और वो मार्केट के बढ़ने और कम होने पर ऊपर नीचे होता रहता है। तो यदि आप रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी नहीं रखते हों तो आप उसमें आपको नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल है ना, अगर रिटायर्ड हैं और आप चाहते हैं कहीं कुछ भी नुकसान नहीं हो तो डेप्ट स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन मैं दोनों के बीच का मैं एक बताता हूँ, बैलेंस फंड बहुत अच्छा है। उसमें कुछ पार्ट इक्विटी में भी होता है और कुछ पार्ट आपका शेयर में भी होता है। अब आप देखिए, अगर आपको 12% भी अगर रिटर्न मिल रहा है यदि आपको किसी चीज़ के ऊपर, तो अगर 1 लाख तक आपका 1 लाख तक का अगर 10% ही मान लीजिए मिल रहा है, और तो उसमें आपके पास मतलब 10 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया ना, 1 लाख अगर कहीं पर भी आप रखेंगे 10% पर, तो आपको 1 लाख इंटरेस्ट आपको आएगा। तो इंटरेस्ट में तो आपको टैक्स कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा। उसके अलावा है ना, आपको मेटल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। मेटल में भी आजकल क्या हो गया है कि मेटल का इन्वेस्टमेंट फिजिकल करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वे में करना चाहिए। गवर्नमेंट भी है ना, सॉवरेन बॉन्ड है ना, बार बार निकालता रहता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी अल्टरनेट अरेंजमेंट्स आ गए हैं कि सिर्फ बैंक में रखने के बजाय, बैंक में तो सिर्फ बचत के पीरियड को के बारे में सोचना चाहिए। निवेश जो आपको करना है तो उसके लिए जो सारे एवेन्यूज़ में बता रहा हूँ उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। दर्शकों, निवेश कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आयकर और निवेश के बारे में। विशेषज्ञ बहुत अच्छी राय इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। और अब वक्त आ गया है उन 2 रत्नों के नाम अनाउंस करने का जिनको सबसे कम अंक मिले, और वो पहला नाम है इंगत्तरी पसामी अवर इंगत्तरी पनसामी तरी पंडरा तरी
I saw some goddess in you. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। राम बाबा ने सही बात बताई, अच्छा मार्ग सुझाया। बिल्कुल सही। राम बाबा जैसा बता रहे हैं वैसा ही करेंगे। ये भी सही बात। अब हमें अपना तराजू और बटखरा लाना चाहिए। ठीक है। तुकाराम का न्याय और निर्णय होना है आज, उसका यहाँ होना आवश्यक है। अरे महादेव, उस तुकाराम को बुलाया गया था ना, वो आया क्या? आरोपी यदि हाजिर नहीं हुआ तो आरोपी की अनुपस्थिति में जो निर्णय लिया जाएगा वो आरोपी को मानना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। नमस्कार, मैं राजीव वर्मा आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र का महापर्व देश ने पुकारा। आप सब अपने अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और निष्पक्ष होकर वोट डालें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। देश ने पुकारा। अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है निवेश कार्यक्रम में। आयकर और निवेश पर आज हम अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रहे हैं और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 26600049, भोपाल का STD कोड है 0755, टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। आयकर या निवेश से संबंधित जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स का स्वागत है। BM पांडे साहब, आयकर के प्रणाली में, नियमों में, तौर तरीकों में भी समय के साथ काफ़ी बदलाव हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी है, काफ़ी अच्छे सुविधाजनक अब परिणाम आ रहे हैं उसके, और यही कारण है कि जो आयकर का जो एक परिणाम सामने आ रहे हैं तो उसकी बदौलत काफ़ी अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट के पास, और वो पैसा देश के विकास में लग रहा है। जो आज देश में विकास हो रहा है, आयकर का बहुत बड़ा योगदान उसमें है। तो किस तरह से ये आयकर प्रणाली जो बदली है, जैसे अभी हाल ही में आधार और लिंक, ये आपका पैन कार्ड, ये लिंक बहुत कंपलसरी हो गया है, ये ऐसा, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है या इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर कोई नहीं कराएगा तो उसके लिए क्या नुकसान है? देखिए, पहले ऐसा होता था कि एक आदमी के पास 2 या 3 पैन कार्ड होते थे। अच्छा। तो पैन कार्ड 3 है, 3 मोड ऑफ ऑपरेशन है, 3 तरह का बिजनेस है। अब मान लीजिए कि हमने किसी पैन कार्ड पे लोन लिया और उस पे हम उसका चुका नहीं पा रहे, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप हमको रिट्रीव कैसे करेंगे और डिफ़ॉल्टर कैसे साबित करेंगे? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर दो। धीरे धीरे एक डॉक्यूमेंट की तरफ सरकार की मंशा है कि वो एक डॉक्यूमेंट की तरफ मूव कर रही है, जिसमें वो क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट पे ही सारी चीज़ें, आपका सारा डिटेल उभर कर आ जाएगा। तो उनका एक ही मंशा है कि एक डॉक्यूमेंट आ जाए और आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब एक जगह पे जुड़ जाए, ये इनका पार्ट है। तो मेरे को एक चीज़ लगता है, एक प्रणाली ये एक बड़ी अच्छी है कि हम जो 3-4 पैन कार्ड खोल रखे थे वो 3-4 पैन कार्ड इनवैलिड होगा, पहला चीज़। अच्छा। अगर आप नहीं कराते हैं तो उस केस में 1000 रुपये की पेनाल्टी है, 1000 रुपये का पेनाल्टी लगता है, और वो पेनाल्टी भरने के बाद आप फिर से उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। जी। राजीव गुप्ता जी, आप बैलेंस फंड के बारे में बता रहे थे, तो उसमें किस तरह से जो बैलेंस, जो एक रेशो क्या उसमें होता है लगभग, कि जिसमें से उसको रिस्क कवर भी हो और रिटर्न भी मिलते जाए? 65-35% का उसमें बैलेंस फंड में रहता है। अच्छा। और उसमें रिस्क कवर जो 65% डेप्ट रहेगा, 35% नॉर्मली है ना वो शेयर मार्केट में रहेगा आपका, तो दोनों चीज़ों को कवर करेगा वो, और दोनों रिस्क भी कवर हो जाएगा और आपको शेयर मार्केट का भी बेनिफिट मिलेगा। जी। अच्छा पांडे जी, कैपिटल गेन अकाउंट के अलावा क्या रियल एस्टेट में अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो और भी कुछ उसके पास ऐसे साधन है जहां टैक्स सेविंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसमें बस 3 ही चीज़ को ध्यान रखना है उसको, कि एक ज़मीन से ज़मीन खरीद रहा है तो वहाँ छूट है।
अच्छा, उसको 3 बातें याद रखनी है। एक जमीन बेच कर अगर जमीन खरीद रहा है तो छूट है। मतलब जमीन क्या रेसिडेंशियल या एग्रीकल्चरल? अर्बन रूरल दोनों की। और रूरल पे तो कोई टैक्स ही नहीं लगता। हाँ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो कभी टैक्स नहीं लगता, वो एग्जम्प्टेड है। जी, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक अर्बन लैंड है, अर्बन में एक जमीन है और उस पर मैं खेती कर रहा हूँ, उसको अगर मैं बेचकर किसी दूसरे अर्बन जगह पे मैं जमीन खरीद रहा हूँ तो पूरा छूट है। फिर उसके बाद अगर उसको मैं बेचकर अगर मैं एग्रीकल्चर रूरल लैंड ले रहा हूँ तो उस केस में भी छूट है। अच्छा, उस केस में भी छूट है। फिर आता है कि जब आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो कैप लिमिट उन्होंने 2 करोड़ का लगाया वो एक बड़ा मुद्दा है जो पहले नहीं था। अब इस बार से ये चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये कि 2 करोड़ का अगर कैपिटल गेन उससे ज़्यादा है तो एक ही प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, और अगर 2 करोड़ से नीचे है तो आप 2 प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। अच्छा, और अगर आप रेसिडेंशियल से कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, जो 3 साल का टाइम मिलता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। फिर उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता। अच्छा। राजीव गुप्ता जी, इन्वेस्टमेंट में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये टैक्स लगते हैं कैपिटल गेन, तो उनसे कैसे इसका सुविधा से निकला जाए? देखिए, अब इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जैसे 1 साल और 1 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल का कोई इन्वेस्टमेंट आपका यदि हो गया है और उस पर अगर आपका उसके बाद यदि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो जैसे शेयर्स वगैरह के अंदर जिसकी बात करा जाए, मैं कैसे बाकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी वही है या नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन शेयर्स में है वो, तो उसमें आपको सिर्फ जो है ना 15% टैक्स देना पड़ता है 1 लाख शॉर्ट टर्म में। और यदि लॉन्ग टर्म हो तो 10% लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में 20% विदाउट इंडेक्सेशन। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स की। शेयर्स में 10% है। हाँ, शेयर्स में 10% है। नहीं, उसमें भी एक मुद्दा है कि अगर वो अनलिस्टेड है तो 20% है विदाउट इंडेक्सेशन। नहीं, लिस्टेड की बात कर रहा हूँ। वैसे तो अनलिस्टेड में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो लिस्टेड की तरफ ही जाते हैं, अनलिस्टेड में जाते भी नहीं है। और नॉर्मली जो एक कॉमन इन्वेस्टर होता है वो लिस्टेड में ही करता है। तो लेकिन और उसके साथ में जाना भी चाहिए। उसके अलावा 1 लाख रुपए तक तो आपका इन्वेस्टमेंट जो आपका क्या नाम गेन है, हाँ, वो लॉन्ग छूट ही आपको। तो ये चीज़ हो जाती है। सेकेंडली जो प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है तो 2002 का वैल्यूशन लेते हैं ना, 2002 के वैल्यूशन पे नहीं, 1981 का लेते हैं। उसके बाद चेंज हो गया ना, बेसिक 1990। हाँ, मतलब उस पर भी ये प्रावधान रहते हैं। तो उसमें ना एक प्रोविजन एक पर्टिकुलर डे पे उसको वैल्यूशन करने के बाद उसका इंडेक्सेशन होता है, और इंडेक्सेशन होने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने बेची है उसका जो अमाउंट आपको आया है और जो आपका इंडेक्सेशन से वैल्यू आई है, उन दोनों का डिफरेंस ही है ना आपका कैपिटल गेन में होता है। तो अब ये भी कर सकते हैं, आपकी जो इंडेक्सेशन का अमाउंट है वो तो आपका खुद का पैसा है, उसको तो कैपिटल गेन है नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल गेन का ही करना है। तो उस पैसे पर आप चाहे कुछ भी करिए, प्रॉपर्टी आप शायद कैपिटल गेन वाले की खरीद लीजिए तो अभी आपका पैसा बच जाता है। बीएम पांडे जी, कई बार होम लोन लेते हैं। होम लोन अगर किसी ने लिया है तो इनकम टैक्स का उसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा उसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और ये मेजर कंसर्न है लोगों का। जी जी। मैं एक बात आपके माध्यम से ज़रूर बताऊंगा कि जनरली लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाते हैं। हाँ। और उस कारण से क्या होता है, उनको मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलता है वो 2 लाख का मिलता है ना। तो अगर मेरे को लगता है कि अगर आपका टैक्स प्लानिंग की बात हो रही है जी, तो यहाँ पे अगर आप उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा लेट आउट में दिखाएं जी, तो आप जितना चाहे उतना इंटरेस्ट पे डिडक्शन ले सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है 2 लाख। तो इसको ये प्लानिंग की बात आ गई, फिर एक टैक्स प्लानिंग की बात आ गई। तो वो टैक्स प्लानिंग करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाना है या रेंट लेट आउट दिखाना है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, सेल्फ ऑक्युपाइड में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, कोई म्यूनसिपैलिटी टैक्स आप पे करते हैं उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता। उनका एक लिमिट है 2 लाख, उस 2 लाख के अंदर जो ब्याज होगा वो आपको छूट मिल जाएगा या 2 लाख मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलता। दूसरी चीज़, अगर प्रॉपर्टी को आपने कोई रिनोवेशन के लिए लिया है, लोन लिया है प्रॉपर्टी को रिनोवेट करने के लिए,
तो उसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो जाता है वो 30,000 जाता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख तक मिलता है। लेकिन अगर लेट आउट की बात करें तो लेट आउट पे आप अनलिमिटेड इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अनलिमिटेड इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे को एक चीज़ लगता है कि अगर आपका, और सरकार कह भी रही है कि आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते हैं, हाँ, ये बात कह भी रही है। तो मेरे को एक चीज़ लगता है कि अगर प्रॉपर्टी आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं और एक प्रॉपर्टी को अगर आप लेट आउट कर दें और उस पर आप अच्छा लोन ले लें, उस पर जो ब्याज है वो तो आपका कहीं ना कहीं इनकम रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस कर देगा तो आप पे जो लगने वाला टैक्स है वो कम हो जाएगा। तो मेजर आप प्लान करिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड की जगह पे आप लेट आउट वाली प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। जी जी। राजीव गुप्ता जी, बैंकिंग सेक्टर में भी और पोस्ट ऑफिस की भी कई सारी ऐसी बचत योजनाएं हैं जहां टैक्स सेविंग किया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे मैंने कुछ स्कीम तो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। कुछ है ना पोस्ट ऑफिस की स्कीम और भी हैं, जैसे 5 साल का एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है उनके, उसके अंदर आप जो जमा करते हैं, लेकिन सब है ना वो 80C के अंदर 150 से ऊपर किसी में नहीं मिलता है, ये मैं पहले से क्लेरिफाई कर दूं जी। तो और उसके अलावा पोस्ट ऑफिस की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो कि जिसके अंदर मेन चीज़ क्या है, इन सभी स्कीम्स में जो भी टैक्स सेविंग स्कीम होती है, एक तरफ अब जैसा कि पांडे जी ने बताया था कि 1.5 लाख अमाउंट इतना छोटा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का कवर नहीं कर सकते, और कवर करेंगे तो आप क्या होगा, उस पर मिलेगा आपको 1.5 लाख तक ही। तो मैं तो फिर दोबारा यही कहूँगा, पांडे जी जैसे कह रहे थे कि वो जो 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद ओल्ड स्कीम में जो भी है, आपके जो बचा हुआ जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है उसको ऐसी जगह पे लगाएं जो पैसा आपको पैसा कमा के दे, और उस कमाए हुए पैसे पर आपको आयकर भी ना लगे, क्योंकि बहुत सारी मुझे भी ये बात लगता है सर कि जो सैलरीड पीपल है वो अपना 2-2.5 लाख रुपए तक जो निवेश कर रहे हैं वो जरूर करें। इसके साथ वो पैसा आप कहीं लोन लेकर प्रॉपर्टी में लगा दें, उससे आपको ब्याज का भी छूट मिल रहा है, टैक्स के रिबेट भी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि लेट आउट दिखाने के बाद आपको अनलिमिटेड इंटरेस्ट पे छूट मिल रहा है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वही 2 तरीका है। एक सैलरीड आदमी के पास 2 ही तरीका है टैक्स बचाने का, या तो सेक्शन 80C से 80C तक है, या दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या लेट आउट प्रॉपर्टी। ये 2 तरीका है जिसमें वो मेजर टैक्स सेविंग कर सकता है। लेकिन टैक्स सेविंग के लिए मैं सोचता हूँ, टैक्स सेविंग के लिए हमको अपना जो इनकम जो ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं उसको फॉरगो नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है स्टेबल इनकम है सर। अगर हाउस रेंट की बात करें तो वो भी मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो आपको आपका प्रॉपर्टी भी ग्रोथ हो रहा है पर मंथ आपकी नहीं, हमेशा नहीं होता है। हम सोचते ऐसा है कि प्रॉपर्टी हमेशा ग्रो होती है, मैंने देखता है खासतौर से। और मेरे को लगता है कि टैक्स बचाने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो टैक्स बचाने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसे से तो आपका एसेट क्रिएट हो रहा है। अच्छा BM पांडे साहब, अगर कोई लेट आउट करना चाहे तो उसके लिए क्या उसको तैयारी करना चाहिए, या किस तरह से लेट आउट करेंगे? मान लीजिए अगर जो व्यक्ति हैं जिन्हें लेट आउट ही समझ नहीं आ रहा, तो आप सरल भाषा में कैसे समझाएंगे कि किराए पे वो देना, घर देना, किराए पे घर देना। जी। और टैक्स रिबेट्स वगैरह सबके लिए एग्रीमेंट जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट यदि नहीं होगा तो आप मकान किराए से जो आपको आमदनी हो रही है उसके बारे में आयकर अधिनियम क्या कह रहा है? उसके बारे में अधिनियम ये कह रहा है कि मान लीजिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, आजकल तो मॉल कल्चर है, बड़ी भारी बिल्डिंग किसी के पास है प्रॉपर्टी और उससे अच्छे खासा उसको किराया मिल रहा है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक GAV निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके। उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करने के बाद जो बचता है उस पर 30% का रिबेट देती है सरकार। 30% का आपको लॉ छूट देता है। अच्छा। अब मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है, 10 लाख में आपने 50,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स भर दिया तो 9.5 लाख, 9.5 लाख का 30% छूट हो गया। अच्छा। अब जो अमाउंट बचा उस पे भी आपका ब्याज छूट हो गया। बिल्कुल ठीक है, ब्याज छूट हो गया। ब्याज के बाद आप देखिएगा कि अगर सही मायने में देखें तो ब्याज हटाने के बाद आपका 4 से 5 तो लगभग 5 लाख रुपए तो आप बचा लिए ना। बिल्कुल 5 लाख बचा लिए। अब 5 लाख पे आप आए तो हो सकता है कि आप टैक्स के दायरे में नहीं आए। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही आप है। टैक्स के दायरे में नहीं आए, तो 10 लाख की इनकम आप देखिए सीधे 5 पे आके खत्म हो गई आपकी। लेकिन आप अभी पहले कह रहे थे कि रेनोवेशन के अगर आप जो भी लोन लेंगे वो क्योंकि मेरे ख्याल से 30% जो आपको रिबेट मिलता है टैक्स के अंदर, वो क्या मेंटेनेंस के लिए मिलता है? नहीं, वो 30% इसलिए देता है कि सरकार ये खर्चा लेके नहीं चलनी चाहिए कि मेरा नल टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा ऐसा हो गया। हाँ, तो अच्छा राजीव गुप्ता जी, एक सवाल और मेरे दिमाग में अचानक आ रहा है कि हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं या एक मानसिकता है, अगर टैक्स सेविंग के साथ साथ या उसके बजाय हम इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ पर फोकस करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है कि मैं भी बार बार इसी चीज़ पे इंसिस्ट करता हूँ। हम 1.5 लाख बचाने के लिए हम ऐसा क्यों ना सोचा कि हम 2.5 लाख फायदा ग्रोथ कर जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। मैं 1.5 लाख, अगर आप न्यू स्कीम में जा रहे हैं तो आप करेंगे नहीं 1.5 लाख इन्वेस्ट, तो फिर वो जो बचा हुआ पैसा जो है आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या तो आप शेयर्स में करेंगे, या प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, या या मेटल परचेज करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आप इन्वेस्ट करना ज़रूरी है कि आप जो भी पैसा है उससे हमको ज़्यादा रिटर्न मिले। कई बार है ना लोग पीपीएफ की बात करते हैं कि पीपीएफ में आप है ना 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ दे रहे हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा है। मैं उनको ये कहता हूँ इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप 30% के स्लैब में हैं और यदि इंटरेस्ट पर यदि आपको टैक्स नहीं लग रहा है, तो अगेन है ना उस पर भी आपको टोटल अमाउंट ज़्यादा ही है। या फिर आप जो ELS स्कीम भी है, जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, जिसके अंदर की आपको टैक्स सेविंग्स स्कीम होती हैं, जिसके अंदर आप है ना इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके वो 5 साल के लिए आपसे पैसे लेते हैं, वो भी टैक्स फ्री, वो भी उसमें आता है, ATC के अंदर ही आता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको रिटर्न ज़्यादा मिलती है। आप अगर वहाँ नहीं करते तो यहाँ करिए, 1.5 लाख करिए, लेकिन आपको पास वो भी वहाँ भी एवेन्यू है ज़्यादा कमाने के, क्योंकि 5 साल का जब लॉक इन पीरियड होता है ELSS के अंदर मेरे ख्याल से गेन ज़्यादा ही मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। बाकी तो पांडे जी को ज़्यादा इसके बारे में आइडिया, बिकॉज ही बीइंग CA इज कमिंग अक्रॉस सो मेनी। ELS में तो मिलता है, अच्छा मिलता है, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है ना, तो बहुत अच्छा मिलता है। मैं तो कई बार देखा डबल और उससे भी ज़्यादा। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म प्लान से किया जाए उस पर आपको बेनिफिट मिलता है। 3 इयर्स से जो कम में अगर कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका जेस्टेशन पीरियड ही नहीं होता है। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ सिर्फ एक चीज़ जरूर है कि आप पीरियडिकली उसको मॉनिटर करते रहें, तो आई थिंक ना यू कैन गेट मोर रिटर्न। बिल्कुल सही है। अच्छा BM पांडे साहब, आप तो खैर काफ़ी लंबा अनुभव है आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपने क्या अनुभव किया, क्या महसूस करते हैं आप कि साल दर साल, हम ना सिर्फ आयकर की हम बात करें, बाकी सारे कर जितने भी हैं टैक्स वगैरह, चाहे उसमें TDS वगैरह भी है, तो इनका ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, आमदनी बढ़ रही है और देश के विकास में वो सहायक हो रहे हैं। तो कैसा आप इसको मानते हैं समाज के लिए, देश के लिए? देखिए सर, कलेक्शन बढ़ रहा है, नो डाउट लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो उस हिसाब से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। और जो मेरे को एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो टैक्स सिंप्लीफाई होता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात ये है कि धीरे धीरे वो टैक्स पहले ये समझना बड़ा कठिन शब्द था, लेकिन जिस हिसाब से अवेयरनेस प्रोग्राम और चीज़ें जनरेट की जा रही है और गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट है, तो GST कलेक्शन की बात करें या टैक्स कलेक्शन की बात करें, तो दिन ब दिन जो ग्राफ है उसमें इजाफा हुआ है, नो डाउट। और आज भी, लेकिन सबसे जब आप आंकड़ों को ध्यान देते हैं तो ये भारत में सिर्फ 6% लोग टैक्स भरते हैं। तो आप ये समझिए कि 94% जो आज भी हैं वो टैक्स नहीं भरते हैं, है ना, और 6% रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें भी आप देखिए कि कितने लोग ये दिखाते हैं कि वो अपनी इनकम, उनकी कोई इनकम ही नहीं है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो मेरे को लगता है कि अभी जैसे इसमें आपने कहा ना कि ये दिखाते हैं कि इनकम नहीं है, बाकी इसके लिए तो बहुत अच्छा एक जो रिमोट है जो आयकर विभाग के पास है, AIS के बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये नकेल कसता है सब पर। AIS तो ऐसा है सर, आज के डेट में आप जहां पैन कार्ड यूज कर रहे हैं, हाँ जी, वो सारा डिटेल इनकम टैक्स के पास है। तो अब वो जमाना गुजर चुका है कि आप छुपा है कि आप छुपा लेंगे या आप कुछ कर लेंगे आप। और सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिए ना, कितना तेजी से डिजिटलाइजेशन कैसे काम किया है
कि आप हर जगह पे कोई एक सब्जी भी खरीद रहे हैं तो आप क्या करें, स्कैनर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो स्कैनर का मतलब बैंक अकाउंट दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और आप झुटला नहीं सकते। बिल्कुल, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना, या आप बाजार में जाके अगर 100 रुपए का भी कुछ आदान प्रदान करते हैं तो आप वो खबर पहुंच गई वहां। धीरे धीरे हम जीरो कैश करेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन आप इस एक चीज़ और भी मुझे लगता है कि एक तो अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी लोगों में आती भी जा रही है कि यदि ग्रोथ करना है तो टैक्स पे करना ही अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे उनके लिए जो AIS का जो शिकंजा है वो धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाएगा कि जो लोग टैक्स इवेड कर रहे हैं उनके पास बहुत बड़ा इंटरेस्ट के तौर पे आता है। और मेरा एक ऐसा था कि 2017 का अभी मेरे पास एक केस आया था, उसमें ऐसा था कि उसने सिर्फ कितने रुपए का 1 लाख रुपए की लायबिलिटी उसने पेमेंट में वो पैसा बचाया हाँ। और उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। और 2024 में उसको एक नोटिस आया, अभी कल उसको एक नोटिस आया है और वो पेनाल्टी बन के 7 लाख 8 लाख रुपए आई, 1 लाख के बदले। 1 लाख के बदले। तो आप ये समझिए कि अगर इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मतलब आप इवेट नहीं कर सकते। अब चीजों को मतलब ये भी संकेत आ रहे हैं कि तत्कालिक रूप से आप ये भले ही अपने आप का अपना मन बहला है कि हमने ये बचा लिया, लेकिन आगे चल के वो कई गुना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। इंटरेस्ट आ रहा है वो। पहले लोग अलग अलग बैंकों में अकाउंट खोल करके FDR खोल लेते थे और उस पर इंटरेस्ट TDS नहीं कटवाते थे, ये सोच करके, या फिर TDS कट गया फॉर्म 15H डाल दिए, 15H डाल दिया, G डाल दिए, वो कहे कि भाई मेरी इनकम ही नहीं है। अब वो सारी चीजें क्लब हो जाती हैं। और ये जो आप पूछ रहे थे ना कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक करने से क्या हुआ है, तो यही लिंक से हुआ है कि आपकी हर गतिविधि पे सरकार की नजर है। और ये अच्छा भी है, मैं समझता हूँ ग्रोथ के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। यदि है ना ये मतलब जो क्या नाम ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो अगर वो ऑनेस्टी बढ़ती रही तो मेरे ख्याल से ग्रोथ भी, ईमानदारी से अगर आप काम करें तो मेरे को लगता है कि बैंक लोन देने को तैयार है आज के डेट। सही है। बैंक लोन देने को तैयार है, लेकिन वो ईमानदारी दिखनी चाहिए बैंक को कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस तरीके से ये चला रहा है आगे। ईमानदारी का तो एक पैमाना वो भी बन गया राजीव गुप्ता जी, आएंगे कि आजकल जो क्रेडिट स्कोर आता है, सिविल स्कोर जो रहता है, बिल्कुल तो 750 से ऊपर यदि आपका सिविल स्कोर है तो इजीली है ना यू कैन गेट लोन फ्रॉम एनी बैंक। और सिविल स्कोर क्या होता है, फिर वही AIS की तरह ही है, जितना अभी आपने कहीं से लोन लिया उसको पे किया, रिपेड नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं साहब मैं तो लोन कहीं से लिया ही नहीं, मेरी सिविल स्कोर नहीं है। तो मैं उनको सबको समझाता हूँ कि भैया एक क्रेडिट कार्ड ले लो और उसके अंदर टाइमली थोड़ा बहुत खर्चा करके उसको टाइमली रिपे करते रहो, तो आपका कम से कम सिविल स्कोर अच्छा बन जाएगा। मतलब आज के डेट में ऐसा है कि लोन लेते रहो, सिविल बनाते रहो और सही तरीके से चलते रहो और सही टैक्स पेमेंट करते रहो। लोन लेना कई मायने में बेहतर इसलिए भी होता है कि भले आपके पास पैसा है, आप सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन लोन अगर आप लेते हैं तो उसके कई फायदे आपको मिलते हैं। जैसे प्रॉपर्टी मान लीजिए कोई खरीद रहे हैं और उस पर आपने कुछ भी लोन लिया तो वो सारी सर्च रिपोर्ट वगैरह पूरा स्कैन हो जाता है, उसका सच्चाई सामने आती है। एजुकेशन लोन आप ले रहे हैं, एजुकेशन लोन लीजिए, बच्चे का एजुकेशन लोन यदि आप ले रहे हैं तो सेक्शन 8E एजुकेशन पूरा इंटरेस्ट पे छूट। अभी आजकल बच्चे ना बाहर पढ़ने जाते हैं, मेरे को लगता है 99% लोग बैंकों से लोन ही ले रहे हैं। इसीलिए अमीर बच्चों के जिनके फादर बहुत अमीर होते हैं वो भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनकी इनकम में उनको छूट मिल रही है ब्याज की। बिल्कुल सही है, तो लोन भी लेना चाहिए ताकि आप समय समय पर अपने अपडेट्स लेते रहते हैं। और अपडेट्स लेना तो जो निवेशक होते हैं राजीव गुप्ता जी, उनको भी कहते हैं कि धैर्य के साथ आप डटे रहो, बार बार डिसीजन मत लो, लेकिन अपडेट लेते रहना चाहिए। डिसीजन चेंज मत करो, डिसीजन जरूर लो, डिसीजन चेंज मत करो, डिसीजन लेते रहो लेकिन टाइमली डिसीजन लेते रहो। अगर आपको लेकिन ना शॉर्ट टर्म गेन, फिर मैं दोबारा कहूँगा कि किसी भी चीज़ में शॉर्ट टर्म गोल रखना नहीं चाहिए। आपका गोल हमेशा थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म गोल लेकर के यदि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम जो है ना टारगेट को ज़रूर हिट करेंगे और बहुत प्रॉपर तरीके से हिट करेंगे और हमको कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन यदि हम सोचें कि आज मैंने शेयर खरीदा और आज मैं लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, रातों रात कुछ नहीं होता है, वक्त लगता है। वो जुआ है, वो निवेश नहीं है। बिल्कुल। तो प्लीज़ जुआ ना खेलें, निवेश करें। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा, एक बड़ा अच्छा पार्ट सर उन्होंने एक जोड़ा है ATEEB जी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल,
उस पे भी जो ब्याज आप दे रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज सरकार छूट दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी ब्याज पे छूट है। तो अब तो सरकार आपको हर जगह पे छूट दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो हाउस प्रॉपर्टी पे छूट है, आपके व्हीकल पे छूट है। पहले इसका फायदा सिर्फ एक बिजनेसमैन उठा पाता था इंटरेस्ट का, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसमें भी आपको छूट जा रहा है, मिल रहा है 1.5 लाख रुपए तक। मतलब आप सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, पारदर्शिता के साथ, आपको हर जगह फायदा है। और आपका जो भी देय है उसको टाइमली रिपे करते रहे जी, और चाहे वो लोन हो चाहे रिटर्न फाइल जरूर करें जी। अच्छा, बीएम पांडे साहब, आपसे और जानना चाहेंगे कि कई जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनका इनकम टैक्स के दायरे में मान लीजिए नहीं आते, वो इनकम इतनी नहीं है और टीडीएस कटता है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो फाइल करने के लिए उनके सबसे पास पहली क्या बात समय रहता है? कैसे? उनका टीडीएस कटेगा नहीं। पहला तो ये कि उनका टीडीएस कटना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कटता है नहीं 10% या अगर पैन कार्ड नहीं तो 20% नहीं, काटा नहीं, जाता है। वो सर ये दो चीजें हैं सर, इसमें भी मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, एक सेक्शन 192 के तहत टीडीएस कटता है, तो उसमें तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बीच का रिश्ता ही मास्टर और सर्वेंट का है। हाँ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं जैसे एम्प्लॉयर आप किसी के यहाँ पे जा रहे हैं, एक दिन का कुछ कंसल्टेंसी दे रहे हैं और उस केस में आपका टीडीएस कटता है, वो 194H है, तो वो बिजनेस इनकम है, वहां पे 10% कटता है। दोनों चीजें अलग है। अगर 192 में है, 5 लाख के नीचे है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 5 लाख से ऊपर है या न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट कर रहा है तो 7.5 लाख, 7.5 लाख तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो बिजनेस इनकम है, कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, तो उस केस में अब क्या होता है, इसमें एक बड़ा फ्लॉस क्या है कि वो आदमी भी अपना ITR 1 फाइल करता है, जिसका 194H बिजनेस इनकम पे भी कट रहा है, वो भी ITR 1 फाइल करता है। वो उसको फाइल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर करेगा तो उसको 50% रिबेट नहीं मिलेगा, वो नहीं करना चाहिए। तो वो क्या हो गया, उसका इनकम सैलरी दिखा के आप डिडक्शन तो क्लेम कर लिए, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो इनकम थी वो बिजनेस इनकम थी। बिल्कुल सही बात। बिजनेस इनकम को बिजनेस इनकम में खिलाना चाहिए और बिजनेस इनकम का ट्रीटमेंट अलग होता है। ट्रीटमेंट अलग होता है। अच्छा, अभी ये प्रॉपर्टी जो हम सेल करते हैं उसके ऊपर भी टीडीएस है, वो शायद हम भूल गए बताना। हाँ, टीडीएस है ना। 50 लाख के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी अगर अच्छा तो उस पर 1% टीडीएस काटना होता है। अच्छा, वो किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था, टीडीएस कट जाएगा मेरा, तो इसका मतलब मेरा ये है कि आजकल ये अगर आपके जो भी आयकर दाता है, ये जो मानसिकता है ना लोगों की, ये बहुत बड़ी मानसिकता। कुल मिला के ये है कि जो आयकर दाता हैं उनको आयकर के नियमों को भली भांति समझकर उनको फॉलो करना चाहिए ईमानदारी से। आपने स्टूडियो में आकर बहुत अच्छी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई। राजीव कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बीएम पांडे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़ते रहे। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।